साल 2000 एलओसी से करीब 20 किलोमीटर दूर पुंछ के एक छोटे से हिलकाका गांव में अचानक से बकरी चराने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। अगर ये सिर्फ बकरी चराने वाले होते तो एक आम बात थी। इन लोगों का पहनावा तो बकरवालों जैसा ही था, लेकिन हाव भाव कुछ अलग थे। इनके हाथों में लकड़ी नहीं बल्कि बख्तरबंद बक्से थे। ये हमेशा नजरें चुराते हुए हिलकाका के आम लोगों से दूरी बना के रखते थे। इन सब के ऊपर ये भारत के किसी राज्य से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए थे। देखते ही देखते एक या दो नहीं, करीब 350 ऐसे लोग भारत में घुस चुके थे। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के 3 सबसे खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेंड आतंकवादी थे। बिना हमारी फौज को कानो कान खबर लगे इन्होंने हिलकाका में अपना हेडक्वार्टर बना लिया था और ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत में भूकंप लाने वाले थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये आतंकी हमारी फौज के पहरे के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में भारत में घुसने में कामयाब हो गए। फिर हम जानेंगे कैसे एक खबरी की मदद से हमारी फौज इन तक पहुंचेगी और फिर इन्हें अपने दबंग स्टाइल में हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देगी। दोस्तों, ये कोई आम सा फौजी ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि अगर फौज इन्हें ना मारती तो ये इतनी तादाद में थे कि पता नहीं कश्मीर में पार्लियामेंट अटैक की तरह कितने हमले देखने को मिलते। इसी कारण ये भारतीय फौज का एक काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हमारी सेना इनको मौत के घाट उतारे उससे पहले ये जानते हैं आखिर ये बिना हमारी फौज को कानो कान खबर लगे इतनी बड़ी तादाद में भारत कैसे घुस गए। दरअसल साल 1999 में जब हमारी फौज ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ा, तब उस समय फौज का पूरा ध्यान कश्मीर की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन इस बात का फायदा उठाने का सोचते हैं। वो जम्मू में एलओसी के करीब पड़ने वाले पुंछ और राजौरी इलाके में घुसपैठ करवानी शुरू कर देते हैं। इनका इसी इलाके में घुसपैठ करवाने के 2 कारण थे। एक तो एरिया बॉर्डर के काफी करीब था और आतंकियों के जो पाकिस्तान में बेस थे वो यहाँ से काफी करीब थे। उन्हें भारत में घुसने के लिए ज्यादा दूर तक नहीं चलना पड़ता था। दूसरा, कारगिल युद्ध के कारण ज्यादातर फौज वहां पे डिप्लॉयड थी और ये इलाके कारगिल से 300 से 350 किलोमीटर दूर थे, तो यहाँ फौज की नजर से बचना भी आसान था। इन्होंने इस इलाके में हिलकाका गांव को अपना बेस बनाया, क्योंकि ये क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। देखते ही देखते इन्होंने बड़ी संख्या में घुसपैठ तो कर ही ली थी, बल्कि यहाँ पर ऐसे बंकर्स बना लिए थे जिनमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर लिया था। 2001 आते आते इन्होंने करीब 150 किलोमीटर के एरिया में अपने ठिकाने बना लिए थे। अब इनकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी और इससे पहले हमारी फौज को इनकी खबर लगती ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये पुंछ और राजौरी हाईवे के मैप्स निकालते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि किस रूट से और कितने बजे भारतीय सेना का काफिला निकलता है। कुछ दिन की प्लानिंग और रिसर्च के बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि राजौरी पुंछ हाईवे पर सेना का एक काफिला रोजाना निकलता है, अगले ही दिन आतंकी वहां घात लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही सेना का काफिला वहां से गुजर रहा होता है, ये तुरंत अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और एक ही पल में हमारे 5 बेकसूर फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है और जून 2001 में पुंछ की मेधर तहसील में आतंकी फिर से सेना की एक चौकी पर हमला कर देते हैं। इस हमले में हमारे 3 फौजी शहीद हो जाते हैं। अब सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एलओसी पे घुसपैठ की कोई शिकायत नहीं मिल रही थी, लेकिन आतंकी हमले लगातार हो रहे थे। अब फौज सर्विलियंस तेज करती है और एक ऐसा सुराग हाथ लगता है जो जम्मू जैसे सुंदर बगीचे में छिपे इन सांपों को नरक का रास्ता दिखा देगा। 10 मार्च 2002 एक अंधेरे कमरे में लंबी सी दाढ़ी वाला आतंकी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बंधे हुए थे, नाक से खून की पतली धार बह रही थी और उसका मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ था। तभी अचानक इस कमरे में जोर की आवाज आती है और इस आतंकी की सारी बेहोशी एक झटके में हट जाती है। इसके सामने हमारी सेना का एक कर्नल रैंक का अफसर खड़ा था। पिछले कई घंटों से इंफॉर्मेशन निकलवाने की नाकाम कोशिश के बाद अब ये अफसर एक अलग तरीका अपनाता है।
वो उसका मुंह पकड़कर बोलता है, बता पुंछ में क्या हो रहा है। तेरे पाकिस्तानी आका तो तुझे अब वैसे भी बचा नहीं पाएंगे, इसलिए सच बता दे, शायद सख्त सजा ना मिले। खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ देखकर आतंकी को भी सच छुपाने में कुछ ज्यादा नजर नहीं आता है। वो खुलासा करता है कि हिल काका और उसके आसपास के क्षेत्र में छुपने के लिए बहुत सारी जगह है, और जब मैं उस गांव में था तब मैंने भी वहां पर 2 अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे। वहां सब जगह ऐसे अंडरग्राउंड ठिकाने बने हुए हैं और लगभग 300-350 आतंकवादी छिपे हुए हैं। फौज को इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि बॉर्डर के इस पार इतने सारे आतंकियों का होना असंभव सा था। इसी कारण इसको एक बार फिर डराया जाता है, लेकिन ये फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात पे अड़िग रहता है। इसका कॉन्फिडेंस देख हमारी फौज भी अब और रिस्क नहीं ले सकती थी और एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स के मेजर जनरल हार्देव लिडर एक गश्त टीम को हेलीकॉप्टर से पॉइंट 3689 की चेकिंग के लिए भेजते हैं। अभी हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा ही था कि पायलट को बर्फ पे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो हेलीकॉप्टर को थोड़ा करीब ले जाता और नजदीक जाकर जो उन्होंने देखा उससे मानो पूरी टीम की सांसें कुछ सेकंड के लिए थम सी जाती हैं। उस आतंकी द्वारा बताई गई सारी इंफॉर्मेशन एकदम सटीक थी। गश्त टीम को पक्के बंकर मिले जिनमें भर भर के गोला बारूद था, कई महीनों के लिए राशन और यहाँ तक कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी थे, ताकि आतंकियों को अपने घायल साथियों का इलाज करने के लिए लोकल लोगों के पास ना जाना पड़े। गश्त टीम बेस पर वापस आते ही मेजर जनरल लीडर को फोटोज दिखाते हैं। लीडर भी मामले की अत्यंत गंभीरता को समझते हुए बिना देरी किए ये बात अपने सीनियर यानी लेफ्टिनेंट जनरल वीजी नानावटी को बताते हैं। वो भी बात की गंभीरता को देखते हुए एक ऐसे मिशन को हरी झंडी देते हैं जो इन आतंकियों को चुन चुन के भारत की धरती से साफ कर देगा। इसकी कमान लीडर को दी जाती है और इसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन सर्प विनाश। अब ऑपरेशन तो शुरू हो गया था और आतंकियों को जड़ से साफ करने का इरादा भी बना लिया गया था, मगर हकीकत में चीजें प्लान से बिल्कुल उलट होती हैं। दरअसल हमारी फौज के सामने कई ऐसी चुनौतियां थी जिनको सुलझाने में काफी समय लगने वाला था। इतना समय कि आतंकियों को फौज के ऑपरेशन की भनक भी लग जाए और वो हिलकाका से हवा की तरह गायब भी हो जाए। दरअसल हिलकाका 10,000 फीट की ऊंचाई पे था और वहां बसावट नहीं थी, इसलिए सड़कों का कोई इंतजाम नहीं था। और तो और आतंकी 150 किलोमीटर तक छोटी छोटी टुकड़ियों में छुप कर रहते थे। अब फौज को तो बड़ी तादाद में भेजना था, जिसके लिए सड़कें भी चाहिए थी, इमरजेंसी में इवैक्यूएशन के लिए हेलीपैड भी और आतंकी की सटीक लोकेशन भी। तीसरी समस्या से निपटने के लिए रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस को काम पे लगा दिया जाता है। आने वाले कुछ हफ्तों तक हमारी जासूसी एजेंसियां आतंकियों के ठिकाने, उनके हथियार, उनके आसपास में बात करने के उपकरण, सभी तरह की छोटी से बड़ी जानकारियों को इकट्ठा कर लेती है। मगर सड़क और हेलीपैड की समस्या सुलझाने में समय लगने वाला था। अब देखना यह था कि आतंकियों को इतने समय में भनक लग जाएगी या वो हमारी फौज का शिकार बनेंगे। सबसे पहले तो सेना सभी तरह की कंस्ट्रक्शन रात के समय में करती है। बड़ी सावधानी से रात के अंधेरे में आतंकियों की नाक के नीचे फौज ने 3 हेलीपैड बनाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा 20 किलोमीटर लंबे खच्चर ट्रैक तैयार किए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग डंप्स बनाए जाते हैं। इन सब कामों में कोई रुकावट ना आए, इसलिए फौज एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी चलाती है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो आतंकियों को सुनाई दे। आतंकी अपने आप में खुश हो जाते हैं कि उनके पास इतने हाई टेक रेडियो सेट हैं, जिसकी वजह से वो फौज की सीक्रेट बातें भी सुन पा रहे हैं। अब फौज आतंकियों को इस तरीके से गलत बातें सुनाती, जैसे कि आज रात किसी इलाके में सड़क का कोई टुकड़ा बनाना है, तो फौज आतंकियों को कुछ समय के लिए यहां से दूर भेजने के लिए एक मैसेज फैलाती कि दूर कहीं पे आज फौज हमला करेगी। अब सारे आतंकी अपने साथियों को बचाने के लिए हमले वाली जगह पे इकट्ठे हो जाते और सेना अपना काम फटाफट निपटा लेती। लेकिन समस्याएं थी कि हमारी सेना का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। आतंकियों पे हमला करने से पहले वहां मौजूद आम लोगों को भी बाहर निकालना जरूरी था। इस काम को पूरा करने के लिए पैसों की सहायता ली जाती है और भारत सरकार पूरे 7.5 करोड़ रुपए खर्च करती है। सारी तैयारियां हो चुकी थी और आतंकियों के लिए पूरा जाल बिछ चुका था। अब समय था हमारे बगीचे में पनप रहे इन सांपों पे लाठी चलाने का। इस बार फौज कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं भेजती, बल्कि लीडर की कमान में 16 कोर, 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड, राष्ट्रीय राइफल और यहां तक कि 9 पैरा के कमांडोज को बुला लिया जाता है। हवाई फायर के लिए भारतीय वायुसेना तक को बुला लिया जाता है। फौज का इरादा बिल्कुल साफ था, इन आतंकियों को पूरी तरह से
धूल में मिला देना। लीडर सभी फौजियों को 3 टीमों में बांट देते हैं। रात के अंधेरे में तीनों दिशाओं से आतंकियों का विनाश यानी हमारे फौजी हिलकाका की तरफ बढ़ने लगते हैं। 9 पैरा की टीम सबसे पहले बंकर तक पहुंचती है और सारे कमांडो झाड़ियों में अंधेरे में विलुप्त हो जाते हैं। कई देर इंतजार करने के बाद एक बंकर से आतंकवादी बाहर आता है और सिगरेट पीने लगता है। रोशनी से हमारे कमांडोज को बंकर में बैठे बाकी लोगों की परछाई हल्की सी दिखने लगती है। तुरंत हमारे कमांडोज बड़ी सावधानी से इन्हें एक ही झटके में मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर उससे पहले ही इस सिगरेट वाले आतंकी को हमारे फौजियों की मौजूदगी पता चल जाती है और ये भाग के बंकर में अपने साथियों को आगाह करता कि तभी एक गोली उसके सर के आर पार हो जाती है। गोली की आवाज के साथ ही जंगल का सन्नाटा टूट जाता है और बंकर में बैठे आतंकी बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग खोल देते हैं। इधर ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड और राष्ट्रीय राइफल के जवान भी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी शांत पड़े इस जंगल में पटाखे की लड़ी की तरह एक के बाद एक आतंकी जग जाता है और फायरिंग खोल देता है। कुछ बंकर काफी ऊंचाई पे थे और वहां पर मौजूद आतंकी मशीन गन की गोलियां बरसाने लगते हैं। गोलियों की बौछार इतनी तेज हो जाती है कि हमारी सेना को रुककर कवर लेना पड़ता है। वहीं 9 पैरा के कमांडो अब तक उस बंकर का सर्वनाश कर चुके थे और वो वही काम शुरू करते हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। हमारे घोस्ट ऑपरेटर्स यानी 9 पैरा के कमांडोज जंगल में कहीं खो जाते हैं। जब वो वापस दिखाई देते हैं तो वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में आतंकियों की मौत बन के निकलते हैं। ये कमांडोज गुप्त तरीके से अंधेरे का फायदा उठाकर बहुत सारे बंकरों में ग्रेनेड फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। ग्रेनेड के धमाकों से पूरा इलाका दहल उठता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। इसी का फायदा उठा बाकी की टीम भी आगे बढ़ने लगती है और अब आतंकियों का लड़ने का भूत उतर जाता है। अब वो एलओसी की तरफ देख अपने आकाओं को कोसने लगते हैं कि उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं कि भारतीय फौज जब अपनी पर आ जाए तो पूरे जंगल को खाक कर देती है। अब कुछ ही घंटों में हमारी फौज ने करीब 40 आतंकी मौत के घाट उतार दिए थे। कुछ आतंकी जंगल की गहराई में भाग जाते हैं और हमारी फौज भी जंगल में घुस जाती है। करीब 3 दिन तक ऐसे ही पकड़ा पकड़ी का खेल चलता है और हमारी सेना तीसरे दिन तक करीब 70 आतंकियों को मार चुकी थी। हमारी सेना के इसमें से 4 जवान शहीद होते हैं। बाकी आतंकियों को आने वाले हफ्तों तक लगातार ढूंढा जाता है, लेकिन अब इनका नेटवर्क और ठिकाना सब तहस नहस हो चुका था। बचे हुए आतंकी बस अब अपनी जान बचाते फिर रहे थे। इसके साथ साथ हमारी सेना बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन भी चलाती है। फौज को पता चलता है कि इन आतंकियों ने करीब 100 पक्के बंकरों का नेटवर्क बना रखा था। सर्च के दौरान एक बंकर से हरकत उल जिहाद ए इस्लामी ह्यूजी के आतंकी मोहम्मद अमीन साजिद की एक डायरी मिलती है। इस डायरी के अंदर 1999 से 2002 के बीच इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन देने वाले लोगों की हत्या के बारे में लिखा था। कुछ बंकरों से पोर्टेबल सैटेलाइट फोन मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये आतंकी सियालकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, इस्लामाबाद, एबटाबाद और भारत के उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल तक कॉल किया करते थे। यहाँ तक कि एक आतंकवादी की ऐसी तस्वीर मिली जिसमें वो भारतीय संसद भवन के सामने खड़ा था, जिससे साफ होता है कि इन आतंकियों का नेटवर्क दिल्ली तक सक्रिय था। काफी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए, जिसके अंदर AK-47 मशीन गन, 9 mm पिस्तौल और ग्रेनेड। दोस्तों, कुछ इस तरह पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के एक बहुत बड़े षड्यंत्र को हमारी फौज ने विफल किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा और पॉडकास्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमारी सेना ने आतंकियों को गुफा में घुसकर मौत के घाट उतारा था। जय हिंद।